हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। गाइज आज हम अपनी ईवीएस की क्लास ले रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत जल्दी से हम इन 25 क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अनीमिया। अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है आपके कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता या फिर लोहा। तो देखिए, अनीमिया रोग एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। और ये किससे होता है? ये आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे होता है। अब एक चीज़ और है, अगर आपको यहाँ पर B12 ऑप्शन मिल जाता तो वो भी सही होता, लेकिन आपको मिलेंगे एक ही, या तो आपको आयरन मिलेगा या B12 मिलेगा। B12 की कमी से भी आपको अनीमिया रोग होता है। इसमें भी आरबीसी की कमी हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में B12 कम है तो आरबीसी कम हो जाएंगी, वो भी आपका अनीमिया रोग ही होता है। आयरन से क्या होता है, जब आपकी आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में HB यानी हीमोग्लोबिन कम बनता है, जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है आरबीसी को, तो तब भी आपका अनीमिया रोग होता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। उससे पहले आपको ये डेफिशिएंसी डिसीज, ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं। जैसे विटामिन ए की अगर आपको कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपको, जिससे आपका प्योर विजन होता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? स्पाइनच, कैरेट, मैंगोज, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और हाँ, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? उसे हम कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। विटामिन B3, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए, वहाँ पर इनको लिख लीजिए अपने हाथ से। पहले याद कर लीजिए और फिर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड? तो फिर ऑप्शन है आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन या फिर पेनक्रियाज। तो देखिए, टाइफाइड पहले आप ये जान लीजिए ये किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है और ये होता है आपके सैल्मोनेला टाइफी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाला ये एक रोग है। और अगर आप कंडैमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित पानी अगर आप पी लेते हैं, दूषित खाना खाते हैं और वो अगर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तब आपकी बॉडी में टाइफाइड हो सकता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपकी आंतों को, आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसीलिए इसको आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, या फिर आपका मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहे हैं, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? द विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू चेक विच डिसीज प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, विडाल टेस्ट चेक किया जाता है आपके टाइफाइड के लिए। अगर आपको टाइफाइड है या नहीं है और उसकी रेंज क्या है, यानी टाइफाइड आपको ज़्यादा है या कम है, तो आपका किससे पता चलता है? आपके विडाल टेस्ट से पता चलता है। मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग थी, ठीक है, और वहाँ पर जब भी आपका रेनी सीज़न आता था तो आपको पता है पानी जो वाटर होता है बहुत बेकार आता है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग हर किसी को वहाँ पर टाइफाइड होता ही होता है। किसी को ज़्यादा होता है और किसी को कम होता है। तो वहाँ पर हर किसी का लगभग विडाल टेस्ट चेक किया जाता है कि भाई अगर ज़्यादा है तो अपनी प्रिकॉशन लीजिए। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या पूछ रहे हैं, फॉर साइटेडनेस ऑफ ह्यूमन आइज इज ऑल्सो कॉल्ड। दूरदृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो सही दिखता है लेकिन पास का सही से नहीं दिखता। अब ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार चेंज कर करके पूछा गया। मान लो किसी बच्चे को किताब पढ़ने में दिक्कत है तो उसको कौन सा रोग होगा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट। तो क्वेश्चन देखिए कितना चेंज हो गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन और भी चेंज करके पूछा जाएगा, अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या होती है जिसमें जो आपकी रेटिना है, रेटिना पर जो आपकी वस्तु है
उसकी इमेज ना बन के पीछे बनती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसे किससे ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या पूछ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय नियर साइटेडनेस। तो देखिए ठीक फोर्थ क्वेश्चन का अपोजिट हो गया। ऑप्शन है आपके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट। तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसी कंडीशन जिसमें उसको निकट का यानी पास का तो सही दिखेगा लेकिन दूर का सही से नहीं दिखता है। क्वेश्चन को चेंज करके कैसे पूछा गया एग्जाम में, किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसे कौन सा रोग होगा, तो बताइए कौन सा होगा, मायोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा या फिर कैटरैक्ट होगा। तो उसको होगा मायोपिया, इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। समझ गए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिसीज कॉल्ड गॉइटर। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, फैट की कमी से, आयोडीन की कमी से या फिर प्रोटीन की कमी से। तो देखिए घेंघा रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्लैंड में। तो ये सूजन क्यों आती है, क्योंकि आपके जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, उसे हम कहते हैं घेंघा रोग। थायराइड जो ग्लैंड होती है ना आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत कंट्रोल करती है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडी कॉज हार्ट अटैक। क्या है ऑप्शन आपके, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रोटीन। तो देखिए सबको पता है इसका आंसर, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जो आपकी आर्टरीज होती है ना तो उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है और आपको क्या आ जाता है, आपको हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बच्चे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, लीवर को, किडनी को या फिर स्टमक को। देखिए टीबी जो अफेक्ट करते हैं आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान लीजिए इसके बारे में। टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कई बार अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तो वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी, और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, वो की थी आपके रॉबर्ट कोच, बहुत ही फेमस नाम है रॉबर्ट कोच ने। और इसके लिए बेटा इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और वो मिला था आपका 1905 में। ठीक है जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज कब मिला था, 1905 में। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज ये कौन थे, ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और उनको कब मिला था, 1913 में। किसके लिए मिला था, आपकी गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहे हैं आपसे, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट विच डिसीज। तो कौन सी डिसीज के अगेंस्ट बीसीजी का वैक्सीनेशन किया जाता है, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो ये होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपका कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है बैसिलस कैलामिटी ग्वेरिन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैसिलस कैलामिटी ग्वेरिन। ठीक है जी, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, एपिडर्मिक डिसीज इज रिलेटेड टू ईयर, थ्रोट, नोज या फिर स्किन। तो देखिए एपिडर्मिक, एपिडर्मिस आपने कई ये वर्ड ये सुना भी होगा, तो ये रिलेटेड है आपका त्वचा से यानी स्किन से। कि हमारी जो स्किन होती है ना उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो सबसे आउटर लेयर होती है
सबसे आउटर, सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिडर्मिक कहते हैं। और उसके जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिक। तो एपिडर्मिक जो होती है ना, हमारी स्किन की जो रक्षा करती है सारे जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, पॉल्यूशन से। तो एपिडर्मिक डिसीज जो रिलेटेड किससे है, वो आपके स्किन से रिलेटेड है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहे हैं आपसे? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रूमेटिज्म, ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर नॉन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसे हम क्लोटिंग भी कह सकते हैं, यानी रक्त का नहीं जमना। तो देखिए, हीमोफीलिया एक आपकी कॉन्जीनाइटल डिसीज है। कैसी डिसीज है? कॉन्जीनाइटल डिसीज, ऐसी डिसीज जिसे हम कहते हैं जन्मजात रोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। ये आपका एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी हर किसी को नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है। और ये आपकी जन्मजात बीमारी है, यानी कि आपको जन्म के बाद कोई बैक्टीरिया वगैरह से नहीं हुई है, ये आपकी कॉन्जीनाइटल जन्मजात रोग है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहे हैं? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? इन विच डिसीज इज द MMR वैक्सीन गिवन? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज। तो अगर आपको पता है MMR की फुल फॉर्म क्या है तो आप इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। तो बेटा, MMR का टीका आपकी 3 बीमारियों से रक्षा करता है, वो है आपकी मीसल्स, मम्स और रुबेला, खसरा, कंठमाला और रुबेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है? ड्यू टू द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गन डायबिटीज इज कॉज्ड? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी या फिर लंग्स। तो देखिए, आपकी बॉडी में जो आपके पैनक्रियाज होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या होता है इसको समझ लीजिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसको जो हमारा स्टमक होता है वो किस में चेंज कर देता है? वो ब्लड ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ब्लड ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को एनर्जी में कौन चेंज करता है? वो चेंज करता है आपका इंसुलिन। अगर आपके पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज ही नहीं करेंगे तो आपका ये जो ब्लड शुगर है ये एनर्जी में चेंज ही नहीं हो पाएगा और आप थकान महसूस करेंगे। जिसको भी मधुमेह होता है उसको जल्दी थकान हो जाती है, सीढ़ी चढ़ने पर वो हाँफने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। समझ गए? बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? सार्स का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। जल्दी से इन्हें पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि सार्स की फुल फॉर्म क्या होगी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोबारा पढ़ देते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि ये आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, आपके श्वसन से रिलेटेड है। और ये किसको अफेक्ट करता है? ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और ये आपका वायरस से होने वाला एक रोग है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है हाउ क्विकली इट कैन स्प्रेड। ठीक है, और आपने सुना भी होगा सार्स कोविड-19, ये आपको पता है वायरस से होने वाला एक रोग था और ये बहुत तेजी से फैलता है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ था। समझ गए आप? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहे हैं? मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन इन ह्यूमंस कॉज। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, टेटनस, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो देखिए, प्लाज्मोडियम के संक्रमण से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं मलेरिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। भाई देखिए, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। मच्छर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। लेकिन आपको पता है ये एक्चुअल में प्लाज्मोडियम से होता है। जो मच्छर है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका वाहक है। यानी मच्छर क्या है? मच्छर सिर्फ और सिर्फ उसका वाहक है। और मच्छर में सभी मच्छर नहीं, मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो सिर्फ और सिर्फ इसका वाहक है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसके संक्रमण से जब मच्छर करते क्या है, प्लाज्मोडियम जो आपकी फीमेल एनोफ्लीज होती है उसको अफेक्ट करता है
और जब वो हमें काटते हैं तो वो इस प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन जो है सभी को क्लियर नहीं होता है। एक्चुअल में जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से होता है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कह रहे हैं? एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट्स फुट इज डिसीज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, नीमाटोड या फिर प्रोटोजोआ से। देखिए, एथलीट फुट एक ऐसा रोग होता है जिसमें पैरों की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है, और ये किससे होता है? ये होता है आपका एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये होता है आपके फंगस से। समझ गए? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहे हैं? रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स इज अ डिसीज। किसकी बीमारी है ये? टिश्यूज की, बोन्स की, मस्कुलर या फिर ब्लड? तो देखिए, रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की जो अधिकतर बच्चों में पाई जाती है, और ये किसकी कमी से होती है? ये विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? हड्डियां बहुत लचीली हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, और प्रायः इस बीमारी को बच्चों में क्या कहा जाता है? इसमें उन्हें सूखा रोग कहा जाता है। बच्चा सूखने लगता है, क्योंकि जब विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाती है ना, तो साथ के साथ आपका कैल्शियम भी कम हो जाता है और आपका फॉस्फोरस भी कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी इन दोनों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहे हैं? स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? 4 ऑप्शन है आपके, किडनी को, फेफड़ों को, मेरुदंड को या फिर मस्तिष्क की कोशिकाओं को। तो देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी होती है ये अफेक्ट करती है आपके स्पाइनल कोड को। जो आपकी स्पाइन होती है ना, उसके जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति ना तो बहुत देर तक बैठ सकता है, ना झुककर काम कर सकता है, क्योंकि ये जो आपकी स्पाइन होती है ना, ये बहुत ही लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी ना, आप उतना ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। और अगर ये फ्लेक्सिबल होना कम हो गई तो आपकी जो आयु है, एज है, वो घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या कह रहे हैं? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन है आपके, वीकनेस, अमातिसार, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर हेयर फॉल। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताएंगे। आप मुझे ये बताइए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या होता है? वो होता है आपका रेटिनॉल। अब दूसरी चीज आपको ये बतानी है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका रतौंधी। अब एक चीज और, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो है आपका नेक्टोलोपिया। नेक्टोलोपिया। इसमें व्यक्ति को दिन का तो सही दिखेगा, यानी दिन में उसको बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगी उसको दिखना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज विच डिसीज? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी रिकेट्स या फिर डिक्रीज इन फर्टिलिटी? तो देखिए, विटामिन ई की कमी से होता है आपका जनन क्षमता में कमी, यानी डिक्रीज इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। ये किससे होता है? विटामिन ई की कमी से, ई की कमी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो देखिए, मसूड़ों से रक्त आना, ब्लीडिंग गम्स, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। और इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन सी की कमी से इसे हम कहते हैं स्कर्वी रोग। अच्छा, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहे हैं? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन है आपके, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या फिर बैक्टीरिया। तो देखिए, निमोनिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। याद रखना, बच्चों में तो खासकर होता है, तो इसीलिए हमें उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कह रहे हैं? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट आइडेंटिफाइज विच डिसीज? ऑप्शन है आपके, टीबी, पोलियो, कैंसर या फिर एड्स। तो देखिए, हालांकि एलिसा टेस्ट बहुत सारे डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक किया जाता है, मगर कॉमनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये ऑप्शन डी, एड्स गिवन होगा।
ठीक है। एड्स रोग की पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और एड्स की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का एक क्या कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पोलियो? ऑप्शन है आपके अ वर्म, अ वायरस, अ बैक्टीरिया और अ फंगस। तो देखिए पोलियो का जो एक कारण है वो है आपका वायरस। वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। और इसमें होता क्या है, पहले ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपको पता है पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। पहले ये उन बच्चों की थ्रोट को अफेक्ट करता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उनके इंटेस्टाइन और बाकी बॉडी पार्ट और फिर वो उनके ब्रेन में चला जाता है। यानी ये अगर किसी को हो जाता है तो बच्चे के बॉडी पार्ट मूव नहीं करते हैं और ये एक तरह की पैरालाइज वाली कंडीशन हो जाती है और ये कई लेवल पे होता है, ABC। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। द प्रोटोजोआ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इज। तो ऑप्शन है आपके एंटमीबा, एमीबा, ट्रिप्नोसोमा या फिर फैगोट्रॉफी। तो देखिए जो पेचिश रोग है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिसेंट्री, ये आपका पेट का एक रोग है, आंत का एक रोग है। और कौन सा प्रोटोजोआ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो है आपका एंटमीबा, ऑप्शन ए। समझ गए आप? चलिए तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने बहुत ही क्विकली इनको किया है, बहुत ही कम टाइम में, और कोशिश की है कि आपको इसी टाइम में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको दी जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।